23 सितंबर 1908 ईस्वी को मुंगेर जिला कहाँ पर है? तो बिहार के सिमरिया में हुआ था, ठीक है? मुंगेर जिले का नाम है और बिहार बिहार राज्य का नाम है। सिमरिया इनके गाँव का या उस जगह का नाम है जहाँ पर जन्म हुआ था। निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। पिता का नाम था बाबू रवि सिंह और माता का नाम था मनरूप देवी, पत्नी का नाम था श्यामवती। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती था। पहले ऐसे ही नाम हुआ करते थे, श्यामवती, केलावती, रामवती, संतरा, बर्फी, है ना? इसी तरह के नाम लोग रखा करते थे। आजकल तो ख़ैर थोड़े से ये नाम अब नहीं चल रहे हैं, है ना? पश्चिमी नाम हमारे देश में अब चलने लगे जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, अर्थ ही नहीं होता है। आगे देखते हैं, आधुनिक युग में दिनकर वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दिनकर जी को आप जानते हैं, ये आधुनिक युग में दिनकर को वीर रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीयता को इनके काव्य की मूल भूमि मानते हुए इन्हें युग चारण एवं काल के चारण का भी नाम दिया गया है। दिनकर जी साहित्य जगत में अनल के कवि भी कहे जाते हैं, द्वितीय राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। अगर प्रथम राष्ट्र कवि की बात करें तो वो मैथिली शरण गुप्त को कहा था महात्मा गांधी ने उनकी भारत भारती को लेकर के। और द्वितीय राष्ट्र कवि की जो उपाधि है दिनकर जी को दी गई है। महज डिप्टी राष्ट्र कवि यानी कि स्वयं ने खुद को कहा है ना? खुद को क्या कहा है दिनकर जी ने कि महज महज मैं केवल एक डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ, ठीक है? द्वितीय राष्ट्र कवि की उपाधि जब इन्हें दी गई थी तब इन्होंने कहा था अधैर्य का कवि कहा जाता है, समय सूर्य कहा जाता है। और समय सूर्य किसने कहा था? तो ये अज्ञे जी ने कहा था। इन सभी उपनामों से ही आप प्रसिद्ध हैं। तो दिनकर जी के सभी उपनाम आपको याद रख लेने हैं, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इन पर रामनरेश त्रिपाठी की रचना पथिक, ठीक है? रामनरेश त्रिपाठी को हम पीछे पढ़ चुके हैं और इनकी जो रचना है पथिक जिसमें दक्षिण भारत के सौंदर्य का वर्णन है, इसका विशेष प्रभाव पड़ा है। वे मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती का भी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है? रामनरेश त्रिपाठी की रचना पथिक और भारत भारती का प्रभाव किस पर पड़ा है? तो ये दिनकर जी पर पड़ा है। दिनकर जी ने स्वयं ही कहा है कि मैं मैथिली शरण गुप्त के सामने महज एक डिप्टी राष्ट्रवादी हूँ, ठीक है? ये कौन कहते हैं? दिनकर जी कहते हैं। आगे क्या है 1928 ईस्वी में पूरे प्रांत में मैट्रिक में प्रथम स्थान आने पर भूदेव स्वर्ण पदक का सम्मान आपको दिया गया था, ठीक है? मैट्रिक किसको बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, है ना? तो ये 10वीं कक्षा को बोलते हैं और जब 10वीं कक्षा में इनका प्रथम स्थान आया था पूरे प्रांत में, ठीक है? तो इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक का सम्मान प्रदान किया गया था। 1948 ईस्वी में कुरुक्षेत्र रचना पर इनको साहित्यकार संसद, नागरी परिचालनी सभा, काशी उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था। यानी कि नागरी परिचालनी सभा के द्वारा, काशी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, फिर काशी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और साहित्यकार संसद के द्वारा इन सभी ने अलग-अलग बुला-बुला करके क्या किया था? पुरस्कृत किया था इनकी कुरुक्षेत्र रचना पर। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बहुत सारे गरीब बच्चों तक पहुँच सकें। पूरा हिंदी साहित्य मैं आपको यहाँ पर फ्री पढ़ा रही हूँ और वो भी इतने अच्छे नोट्स के साथ। शायद यूट्यूब पर इतना अच्छा नोट्स आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मूल किताब पर आधारित मैंने ये नोट्स बनाए हैं, है ना? जो कहता है ना एक माँ-बाप एक गुरु ही होता है जो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को देना चाहता है। तो वही बिल्कुल हम भी आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूरी है। भारत सरकार द्वारा राज्यसभा सदस्य भी आपको बनाया गया 1952 से 1964 के बीच में इनको मनोनीत किया गया। 1962 ईस्वी में चीन से हार के बाद इन्होंने संसद में दिनकर ने कहा था, यानी कि जब ये संसद में थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे तो संसद में जाते थे और जब 1962 में चीन से हार हुई थी भारत की तो इन्होंने कहा था देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। ठीक है? तो ये किसके लिए लिखा है ये भी देखो बताया गया है, मैं नहीं बता रही हूँ बल्कि ये बताया गया है ये नेहरू जी को, क्योंकि नेहरू जी उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू जी को मतलब प्रतीक बनाकर या नेहरू जी को सामने रख कर के इन्होंने ये बात कही थी। आगे है 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक आपने लिखी है, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है। संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1959 ईस्वी में और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ना, वो है 1956 ईस्वी, ठीक है? 1959 ईस्वी में आपको राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि भी प्रदान की गई थी।
1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर उपाधि से भी सम्मानित किया गया। 1962 ईस्वी में ही सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती पर, ठीक है, सरस्वती पत्रिका की कौन सी जयंती इस वक्त मनाई गई थी, तो हीरक जयंती पर मैथिली शरण गुप्त द्वारा मान पत्र प्रदान भी इनको किया गया था, ठीक है, मान पत्र दिया गया था मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। सरस्वती पत्रिका का जो स्थापना है वो 1900 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इस समय तो इनको 62 साल हुए थे 1962 में, ठीक है। हीरक जयंती 62 साल में तो नहीं मनाई जाती, है ना। आगे देखना, 1965 ईस्वी में विद्या वाचस्पति, तो विद्या वाचस्पति की उपाधि इनको दी गई थी 1965 में, किसके द्वारा, गुरुकुल महाविद्यालय के द्वारा, गुरुकुल महाविद्यालय के द्वारा। और 1968 ईस्वी में इनको साहित्य चूड़ामणि की उपाधि दी गई थी राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के द्वारा, ठीक है। ये दोनों उपाधियां आपको अच्छे से याद रखनी है, साहित्य वाचस्पति वगैरह हमने पीछे देखे हैं कुछ उपाधियां, है ना। सबकी बहुत सारी उपाधियां हैं, बहुत सारे उपनाम है जो हम पीछे से पढ़ रहे हैं ना, शायद इतना डिटेल में आपने ना पढ़ा हो, क्योंकि बहुत सारी किताबों को सामने रख कर के बताया गया है। बच्चे बता पूछ रहा था कल एक, मतलब इस बुक का नाम कोई बता दीजिए, तो भाई इस बुक का कोई नाम ही नहीं है ना, ये कोई अकेली बुक ही नहीं है, ये केवल मेरी ही बुक है ना। मैं ये नहीं कहती किसी की नहीं मिलेगी, हाँ मिल जाएगी, लेकिन मेरी ही बुक है और मैंने ही इन नोट्स को तैयार खुद से किया है। तो 1972 ईस्वी में उर्वशी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। और 1972 का जो पुरस्कार है ये 1968 में जब चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को पहला पुरस्कार दिया गया था, और 1972 में ये दूसरा, ये सेकंड पुरस्कार था, ठीक है, ये सेकंड पुरस्कार था ज्ञानपीठ वाला जो उर्वशी के लिए दिया गया था दिनकर जी को। इनके काव्य संग्रह की बात करें तो आपको ये क्रम से याद रखनी है, क्योंकि इनका क्रम बहुत बार पूछा जा चुका है। रेणुका सबसे पहले 1935 में आया था, हुंकार 1938, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, सामदेनी 48, इतिहास के आंसू 1951, धूप और धुआं 1951, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954 ईस्वी। और ये व्यंग्य परत कविताओं का संग्रह है, ठीक है। जो नीम के पत्ते हैं उसमें व्यंग्य परत कविताएं संकलित की गई हैं, तो क्रम याद रखना। आगे है नील कुसुम चौवन, इसमें प्रगतिवादी कविताओं का संग्रह किया गया है, ठीक है। नील कुसुम में प्रगतिवादी कविताएं, चक्रवाल 56, कवि श्री 57, सीपी और शंख 57, नए सुभाषित 57, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिखा था, कोयला और कवित्व 64, मृत्यु तिलक 1964, हारे को हरिनाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1970 ईस्वी, ठीक है। तो इसमें से एक तो परशुराम की प्रतीक्षा याद अच्छे से कर लेना, और हारे को हरिनाम ये पहले पूछे जा चुके हैं, आगे हो सकता है नए-नए प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। देशभक्ति कविताओं का संकलन किया गया है किसमें? हारे को हरिनाम में। नोट नोट यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जिन्होंने पुस्तक का संपादन किया था, हिंदी साहित्य कोश पुस्तक है इनकी नामवाची, के अनुसार रसवंती का जो रचनाकाल है वो 1939 है और नील कुसुम का रचनाकाल 1955 है। यानी कि नील कुसुम यहाँ पर 1954 है, 1 साल बाद है, और 1940 है रसवंती का, और रसवंती का 1939 से 1 साल पहले है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, ठीक है। कभी-कभी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है जब हम बताते हैं प्रकाशन वर्ष, तो वो कहते हैं कि नहीं मैम 55 नहीं है 54 है, नहीं मैम 54 नहीं है 55 है, 39 नहीं है 40 है, वो इसी कारण होता है और इसलिए मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे रखा है। आगे चलते हैं प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्यों की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र 1946 में लिखा था, है ना? रश्मि रथी 1952 में, उर्वशी 1961 में लिखा था जिसके लिए 1972 में ज्ञानपीठ मिला था। प्रणभंग 1929 ईस्वी में लिखा है, ये पहले ही लिखा था, लिख दिया था, ठीक है? प्रबंध काव्य है ना? प्रणभंग ये 1929 दे रखा है। चलो इसका हालाँकि पूछा नहीं गया, 1969 तो नहीं है कहीं, देख लेते हैं, वैसे तो सही लिखा है सब कुछ। अन्य काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो बारदोली विजय 1928, धूप छाँव 46, बापू, बापू को याद रखना 47 में लिखा था। मिर्च का मजा 1951, सूरज का काव्य 55, आत्मा की आँखें 64, रश्मि लोक 1974 और संचेता। इनका संचयिता खूब पूछा जाता है, ठीक है? बापू पूछा जाता है, इसमें से रश्मि लोक पूछा जा चुका है। रश्मि रथी को तो आप जानते हैं दिनकर जी की है, लेकिन रश्मि लोक को बच्चे समझते हैं कि रश्मि रथी है उनकी तो, लेकिन रश्मि लोक भी इन्हीं का है। याद रखना, महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। रेणुका दिनकर जी का प्रथम काव्य संग्रह है, जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ था। रेणुका में मानवतावादी प्रवृत्ति के दर्शन मिलते हैं। इसमें तांडव, हिमालय के प्रति, कविता की पुकार, कसमई देवाय, पाटलिपुत्र की गंगा और वैभव समाधि आदि प्रमुख कविताएं इसमें संकलित की गई हैं।
क्रांति धात्री कविते जाग उठे अंबर में आग लगाते, रेणुका की एक पंक्ति है जो पूछी जाती है। हुंकार की अगर बात करें तो जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, हुंकार में 29 राष्ट्रीय कविताएं हैं, ठीक है। हुंकार में क्या है, राष्ट्रीय कविताओं को संकलित किया गया है 1900, और उसमें कितनी कविताएं हैं, तो ये हैं 29 कविताएं इसमें शामिल की गई हैं, ठीक है। 29 कविताओं का संकलन है। इसमें कवि ने अतीत के गौरव गान के स्थान पर वर्तमान के दुख दैन्य के प्रति अधिक आक्रोश दिखाया है, ठीक है। इसमें कवि ने अतीत के बारे में गान नहीं किया है, बल्कि क्या किया है, वर्तमान का जो दुख है, जो स्थिति है, उसके लिए आक्रोश जताया है, क्रांतिकारी भावना पर बल दिया है। हाहाकार, अनल, कृत, प्रणति, दिल्ली एवं विपथगा इस संग्रह की प्रमुख कविताएं हैं। आगे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस संग्रह की कविताओं को वैतालिक का जागरण गान कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। दिनकर की कविताओं को वैतालिक का जागरण गान गान किसने कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। और हुंकार को कहा है, ये भी पूछ लिया जाता है, हुंकार को वैतालिक का जागरण गान किसने कहा है, तो ये बच्चन सिंह ने कहा है। हिमालय जो कविता है उसमें भी क्रांति की भावना प्रकट हुई है। द्वंद्व गीत में 115 रुबाइयां हैं, ठीक है। द्वंद्व गीत जो इनका रचना है, 115 रुबाइयां हैं। सामधेनी रचना में अंग्रेजों के खिलाफ ललकार का उद्घोष किया गया है। इसकी कविताएं देश की सीमा लांघकर विश्व वेदना का अनुभव कराती हैं। इसमें जवानियां, दिल्ली और मास्को, मास्को रूस की राजधानी है, सरहद के पार इत्यादि कविताएं भी संकलित की गई हैं। आगे कुरुक्षेत्र 1946 में प्रकाशित हुआ था। ये महाकाव्य आधुनिक युग की गीता के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र जो स्थान है ना, ये हरियाणा के अंदर पड़ता है, मैं बता देती हूँ भाई, है ना, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। तो कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है, हरियाणा के अंदर पड़ता है। 7 सर्गों में विभक्त इस प्रबंधात्मक महाकाव्य की कथा का जो मूल आधार है वो महाभारत का शांति एवं अनुशासन पर्व है ना। महाभारत का कौन सा पर्व है, शांति एवं अनुशासन पर्व है कुरुक्षेत्र में, ये ध्यान रखना। आगे है वर्ण विषय की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र का वर्ण विषय क्या है, युद्ध एवं शांति की समस्याओं का इसमें चित्रण करना इसका मुख्य विषय है, ठीक है। युद्ध और शांति की समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसका जो नायक है वो कुरुक्षेत्री है। नायक इसमें मतलब वैसे इंसान कोई नहीं है, कुरुक्षेत्री इसका नायक है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर इस महाकाव्य में धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवाद के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध युद्ध के समर्थन का उद्घोष किया गया है। मतलब इसमें क्रांतिकारी भावना को जगाने का प्रयास किया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर हम अन्याय क्यों झेलें, हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि हम भी उस वक़्त अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, मतलब गुलाम थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के में जो विभीषिका हुई थी, यानी कि उसमें जो नुकसान हुआ था, जो हानि हुई थी, उससे प्रेरित होकर के इस युद्ध महाकाव्य को लिखा गया है। आगे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र को लेकर के, तो कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के हृदय पर चढ़कर बोल रहा है। बहुत बार ये पंक्ति पूछी जा चुकी है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। इसकी जो भाषा है वो प्रौढ़ एवं परिनिष्ठित कड़ी खड़ी बोली है। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं, साकेत और कामायनी के बाद यह हिंदी की एक प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है, ठीक है। साकेत और कामायनी के बाद इसका तीसरा स्थान माना है नंदुलारे वाजपेयी जी ने। इसमें साकेत और कामायनी के समान विषय विस्तार किया गया है। दार्शनिक व्यापकता भले ही ना हो, परंतु आधुनिक युग की एक समस्या विशेष युद्ध के प्रश्न पर मार्मिक भाव और विचार व्यक्त किए गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र को लेकर, डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि कुरुक्षेत्र दिनकर की प्रौढ़तम काव्य कृति है, ठीक है। जो कुरुक्षेत्र है वो दिनकर की प्रौढ़तम, प्रौढ़तम यानी कि सबसे ज्यादा प्रौढ़, सबसे ज्यादा वयस्क काव्य कृति है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, मतलब ज्ञान है ना, ज्ञान की वस्तु है ये। पारिभाषिक रूप में तो इसे सप्त सर्गबद्ध पौराणिक प्रबंध काव्य कहा जा सकता है, परंतु वस्तुतः ना तो यह पौराणिक है और ना ही प्रबंध काव्य है। इसमें 7 सर्ग हैं, ये अच्छे से याद रख लेना। ना प्रबंध काव्य, यह तो द्वितीय महासमर से प्रेरित एक लंबी चिंता प्रधान कविता है। इस काव्य में कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रतीक है। युधिष्ठिर और भीष्म कवि के तर्क और वितर्क, विचार के दोनों पक्षों के प्रतीक हैं। इसमें उस युद्ध का वर्णन है, इसमें जब पहले युद्ध हो चुका था और जो युधिष्ठिर है वो सोचता है कि युद्ध क्यों हुआ, क्या युद्ध ज़रूरी था, है ना? और युद्ध हमने किया ही क्यों, किसके लिए किया? और वो भीष्म पितामह जब बानों की सैया पर लेटे हुए रहते हैं, तो उनसे वो इस मामले में बातचीत करते रहते हैं, तो उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है? तो युधिष्ठिर और भीष्म कवि के तर्क-वितर्क,
विचार के दोनों पक्षों के प्रतीक हैं जिन पर आरूढ़ होकर उसके मन की दुविधा समाधान की ओर दौड़ती है। युधिष्ठिर अहिंसा के प्रतीक है, ठीक है। युधिष्ठिर अहिंसा के प्रतीक हैं जो युद्ध को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं मानते हैं। और भीष्म न्याय भावना के प्रतीक हैं। जो भीष्म पितामह हैं वो न्याय भावना के प्रतीक है जो अन्याय के दमन के लिए युद्ध को उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक भी मानते हैं। इन तीनों प्रतीकों को लेकर दिनकर ने युद्ध से विक्षुब्ध अपने हृदय और मस्तिष्क की संकुलता से मुक्ति पाने का प्रयत्न किया है। आगे कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध पंक्तियां। कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध पंक्तियों को याद रखना। न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के ले लो, ठीक है। तेजस्वी छीनते समय को जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, है ना। किसने कहा है कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो ये पाप है, ये किसने कह दिया। उठा न्याय का खड़ग। खड़ग यानी कि हथियार। समर में अभय मारना मरना समर बोलते हैं युद्ध क्षेत्र को। अब है मारना मरना। बिना भय के मारो और मरो। न्याय के लिए खड़ग उठाओ। क्षमा क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत और सरल हो। ठीक है, भुजंग बोलते हैं सांप को। क्षमा क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास क्या हो गरल। गरल बोलते हैं विष को यानी कि जहर को। ठीक है, जिस सांप के पास जहर ही नहीं है उसका क्या ही जीवन है ना। जो दंतहीन भी है, विष रहित भी है, विनीत भी है और सरल भी है। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सका होगा, शामिल ना होगा कोलाहल, यह संघर्ष नहीं कम होगा। आगे इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी में लिखा गया था। इस संग्रह में 10 ऐतिहासिक कविताएं हैं जो संकलित की गई हैं। और इसकी ये पंक्ति है, नहीं चाहते किसी देश को हम निज दास बनाना, ठीक है, पर स्वदेश का एक मनुज भी दास ना कहीं का रहेगा। हम ये नहीं चाहते, इतिहास में ये बताया गया है इस कविता में। लेखक क्या कहते हैं कि हम नहीं चाहते अपने अपने अलावा हम किसी देश को, हम केवल हम खुद स्वतंत्र होना चाहते हैं। हम किसी के दास नहीं बनना चाहते और ना ही किसी को अपना दास बनाना चाहते हैं। रश्मि रथी 1952 ईस्वी में आया था। ये कर्ण के जीवन पर आधारित है। इसमें वीरता, मित्रता एवं दानशीलता, ये 7 अंकों का ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें अवहेलित रश्मि रथी, ये पूछा जाता है रश्मि रथी का अर्थ क्या है, तो रश्मि रथी का अर्थ है कर्ण। इसमें अवहेलित, शोषित तथा प्रवंचित नर के रूप में कर्ण के माध्यम से कवि ने जातिवाद तथा गरीबी जैसी समस्या को अभिव्यक्ति दी है। ठीक है, जातिवाद इसमें आप जानते हैं जो कर्ण है, कर्ण का पालन पोषण एक निम्न जाति वर्ग के लोग के यहाँ पर हुआ था, है ना। हालांकि वो उन्हीं के परिवार के थे, आप सब जानते होंगे। तो जातिवाद को यहाँ पर दिनकर ने क्या किया है, उसको अभिव्यक्ति दी है, उसको प्रस्तुत किया है। अगर मित्रता है ना, मित्रता दुर्योधन की इतनी अच्छी थी कि उसे क्षत्रियों के बराबर स्थान दिया गया था। आगे है, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर। शूर यानी कि जो वीर लोग होते हैं अपना जो सम्मान किससे पाते हैं, वो अपने तपोबल से पाते हैं। अपने मतलब अपने कर्मों से सम्मान मिलता है शूरवीरों को। जाति 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 का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ठीक है, जाति जाति का शोर कौन मचाता है, जो कमजोर भी होते हैं और जो क्रूर भी होते हैं, जो अहंकारी होते हैं। हृदय था निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी सदैव था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। ये इतिहास के आंसू की पंक्तियां हैं, याद रखना। और प्रसिद्ध पंक्तियां, इसके अलावा इनकी जो कुछ और प्रसिद्ध पंक्तियां मिलती हैं। जब नाज नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये रश्मि रथी से ली गई है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। हम ठोक पेलता ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। ये यहाँ पर कायर आ जाएगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। आगे यहाँ पर उर्वशी, उर्वशी 1961 में लिखी थी। नाटकीय शैली में रचित ये पुराण प्रसिद्ध पुरवा और उर्वशी की कथा पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। ये 5 अंकों में विभक्त इस रचना में कवि ने मनुष्य के उद्दाम काम संबंधी भावनाओं को ठीक है, काम संबंधी भावनाओं को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। किसमें, उर्वशी के अंदर। कवि ने इस रचना को काम अध्यात्म की उपाधि भी दी है। यानी पूछा जाता है काम अध्यात्म से संबंधित कौन सी रचना है, तो उर्वशी है। काम एवं अध्यात्म के द्वंद्व का चित्रण इसमें किया गया है ना। आगे इस रचना पर 1972 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, जो कि सेकंड नंबर का था। द्वारिका प्रसाद सक्सेना क्या कहते हैं, निसंदेह
उर्वशी काव्य अध्यात्म की गीतिका है, ठीक है? निसंदेह उर्वशी क्या है? काम अध्यात्म की गीतिका है। काम समस्या के समाधान की कुंजी है। काम समस्या के समाधान की कुंजी है। काम दर्शन की साहित्यिक व्याख्या है। रूढ़िबद्ध काम जीवन की वेदना एवं विडंबना का उद्घाटन करने वाली एक सफल रचना है। आगे इसमें रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, ये भारत जी चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित एवं राष्ट्रीयता के भाव से संबंधित रचना है। ठीक है, जो ये रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, ये भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और राष्ट्रीयता के भाव से संबंधित रचना है। इस संग्रह में कुल 18 कविताएं हैं। ठीक है, याद रखना है परशुराम की प्रतीक्षा में कुल कितनी है? 18 कविताएं संकलित हैं, जिनमें से 3 कविताएं सामधेनी काव्य संग्रह से ली गई हैं और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के धरती पर उतारने की कथा भी का भी वर्णन किया गया है। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है? ब्रह्मपुत्र नदी को धरती पर उतारने की कथा किसमें शामिल है? तो ये परशुराम की प्रतीक्षा में शामिल है। दिनकर जी की कुछ अन्य चर्चित कविता, ऊपर जो हमने पढ़े थे वो काव्य संग्रह थे और यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो है चर्चित कविताएं। मानवती, अनल क्रीट, नारी, ठीक है, नारी पूछा जाता है, दिल्ली पूछा जाता है, काल, हिमालय के प्रति बहुत बार पूछा गया है, मनुष्य पूछा जाता है, कविता की पुकार, कैंची और तलवार। गद्य रचनाएं की बात करें, ये चर्चित कविताएं याद रखना और इनकी कुछ गद्य रचनाएं हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं? जब वे कविता लिखते हैं, वे कौन? दिनकर जी। जब वे कविता लिखते हैं तो विचार उनकी लेखनी की मसूनता को सोख लेते हैं। ठीक है, जो विचार है उनकी लेखनी की मसूनता को सोख लेते हैं और जब वे गद्य लिखने लगते हैं तो विचारों की मरुभूमि में कल्पना छोटे-छोटे उद्यानों की सृष्टि करती हुई चलती है। ठीक है, कल्पना मतलब आगे बढ़ती चली जाती है। मतलब कविता इतनी अच्छी नहीं लिखते, कहने का मतलब ये है रामचंद्र तिवारी जी का, जितना अच्छा वो गद्य काव्य लिखा है ना? आगे गद्य रचनाओं में सबसे पहले आता है इनका मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1953, रेती के फूल 54, वेणु वन 58, धर्म, नैतिकता और विज्ञान बहुत बार पूछा गया 1959, व्हाट पीपल साहित्यमुखी 68, आधुनिकता बोध 73, विवाह की मुसीबतें 1974, 74 में ही आपका निधन हो गया था। है ना? ये सभी आपकी क्या है? गद्य रचनाएँ। उजली आग 1956 ईस्वी में लिखा था और इसमें लघु कथाओं, गद्य गीतों एवं सूक्तिबद्ध विचारों का संग्रह है। आलोचनात्मक रचनाओं की अगर बात करें तो काव्य की भूमिका 1957 में लिखा, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त 1958 में लिखा, शुद्ध कविता की खोज 1966 में लिखा। इनमें से जितनी भी रचनाएँ आप देख रहे हो ना, सब पूछी जाती हैं। ऐसा है, अर्धनारीश्वर बहुत बार पूछा जा चुका है, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, व्हाट पीपल, ये सारी रचनाएँ जा चुकी हैं। 1 मिनट अभी आई। हाँ, हुँ, यही एक इधर ही है, एक ही सुनिए हाँ। ना, चप्पल पहन के ही ना आई हूँ, कल जूता पहन के आई। और कई दिन थे भी ना। मैंने तो कल ही परसों ही सफाई से कर रही ना भाई। मिल ना रही होंगी। ना, है ही ना जब। हाँ जी, हेलो जी भाई। आ गया था कोई बीच में, है ना? चलिए। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक विषयों पर आधारित जो निबंध संग्रह हैं, उसमें हमारी सांस्कृतिक एकता लिखा है 1954 ईस्वी में और संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है? ये सांस्कृतिक विषयों पर आधारित हैं। याद रखना 1956 में ये गद्य काव्य में है। आगे देखते हैं, इसमें भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बाँटकर लिखने का प्रयास किया गया है, ठीक है? इसमें भारत के सांस्कृतिक इतिहास को, यानी कि जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं, उसमें सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बाँटा गया है। पहला, जब आर्य भारत आए, दूसरा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी आए, ठीक है? पहला इसमें क्या है? पहला है जब आर्य भारत आए थे, आर्यों का आगमन। दूसरे में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आगमन। तीसरा है इस्लाम का भारत आना और चौथा यूरोप वासियों का भारत आना। इससे हिंदू मुस्लिम एकता हुई है, ठीक है? यूरोप वासी जब आए थे, इससे हिंदू मुस्लिम एकता में जो है बढ़ी है, ऐसा ये कहा गया है। संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर दिनकर को 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला। इसके अलावा राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता, ये तीसरा इनका
सांस्कृतिक पर आधारित है। 1956 में ये भाषण संग्रह है। इसके अलावा चौथी जो इनकी रचना है सांस्कृतिक पर, वो है राष्ट्रीय भाषा आंदोलन और गांधी जी। ठीक है, ये 1968 में प्रकाशित हुआ था। यात्रा वृत्तांत की अगर बात करें तो देश विदेश 1957 और मेरी यात्राएं 1970। संस्मरण की बात करें तो संस्मरण और श्रद्धांजलियां 1959 ईस्वी में साहित्यकारों और नेताओं के संस्मरण, लोकदेव नेहरू संस्मरण है ये भी, ठीक है। लोकदेव नेहरू के नाम से लिखा है। डायरी लेखन की बात करें तो दिनकर की डायरी 1973 ईस्वी में लिखा है। आगे देखते हैं अन्य रचनाओं। अन्य रचनाओं में हे राम 1969 में लिखा, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन, ठीक है, और महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित 3 रेडियो रूपक इसमें संग्रहित हैं। हे राम में 3 रेडियो रूपक संग्रहित हैं, इसको अच्छे से याद रख लेना, है ना? ये जब रचनाएँ ये सारी रचनाएँ ना आप चाहे शुक्ल जी पढ़ो, चाहे आप नगेंद्र जी पढ़ो, चाहे बच्चन जी पढ़ो, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी, जब आप सारी इन किताबों को पढ़ोगे ना, जब आपको किसी एक लेखक के बारे में इतना कुछ देखने को मिलेगा, जितना आपको एक जगह पर देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो आप बस मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के यहाँ से पढ़ कर के सिलेक्शन हो जाएँ, आप अपने जीवन में सफल हो जाओ, तो उसके लिए बस आपका सपोर्ट मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना? आप ज़्यादा से ज़्यादा और ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हो ना, इतने अच्छे नोट्स अगर आप अपने घर मँगवाना चाहते हो, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो इस नंबर पर, है ना? बच्चे बार-बार कमेंट करते हैं, मैम कैसे मिलेंगे नोट्स? तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये आपको अब जो है रेट मतलब ₹500 में पहले मिल रहे थे, लेकिन अभी 500 में नहीं मिल पाएँगे, मतलब पहले भी 650 में थे, तो मैंने 500 कर दिया था। लेकिन अब जीएसटी और बढ़ गई है कागज़ों पर, है ना? तो थोड़ा-सा और डिलीवरी भी बढ़ गया है इसका टाइम, तो ये आपको ₹600 में मिल पाएँगे, है ना? अगर आप मँगवाना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य के नोट्स मँगवा सकते हैं। 600 क्या बल्कि 650 जितना आप देना चाहो, ठीक। आगे देखते हैं भारतीय एकता 1970 ईस्वी, चेतना की शिखा 1973 ईस्वी, शेष और निःशेष मृत्यु उपरांत 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें दिनकर के संस्मरणों, भूमिकाओं, भाषणों और वार्ताओं का इसमें संग्रह किया गया है। आलोचकों की दृष्टि में दिनकर को देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग सत्य के प्रति जागरूकता। ठीक है, दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो अपने देश और युग सत्य के प्रति जागरूकता, कवि देश और काल के सत्य को अनुभूति और चिंतन दोनों स्तरों पर ग्रहण करने में समर्थ हुए हैं। हजारी जी कहते हैं, दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। ठीक है? हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किसको मानते हैं तो ये अ, रामधारी सिंह दिनकर जी को मानते हैं और कहते हैं कि ये अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह के लिए बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं, दिनकर ना तो बच्चन, अंचल आदि नव्य छायावादियों, व्यक्तिवादियों से जुड़ पाते हैं और ना ही प्रगतिवादियों से। उनका अपना अलग ही रास्ता है। ठीक है? बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं कि ना तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल के जैसे हैं, ना बच्चन हरिवंश राय बच्चन के जैसे हैं, है ना? किसी भी ये छायावादी या फिर व्यक्तिवाद से नहीं जुड़ पाते हैं और ना ही प्रगतिवादों से इनका संबंध है, जबकि इनका अपना अलग ही रास्ता है। वे कहीं दोनों धाराओं के बीच में पड़ते हैं। इसीलिए कहीं वे गांधीवाद का समर्थन करते दिखाई देते हैं, तो कहीं सशस्त्र क्रांति का, है ना? कहीं प्रकृति और नारी प्रेम की आकांक्षा व्यक्त करते हैं, तो कहीं सर्वहारा के उदय का भी वर्णन करते हैं। दिनकर ने स्वयं कहा है कि राष्ट्रीयता मेरे भीतर से नहीं जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया है। यानी कि उस समय देश गुलाम था, तो वो कहते हैं कि राष्ट्रीयता मेरे भीतर नहीं थी, बल्कि मुझे बाहर से जो है क्रांति ने क्या किया है, आक्रांत कर दिया है ना? बाहर के लोगों को देख-देख कर के मेरे अंदर क्रांति जन्मी है। आगे एक और कहते हैं, हर युग नया जन्म लेकर आता है और हर युग जब जाने लगता है, तो उसके लाए हुए जल से आगामी प्रत्येक युग की प्यास नहीं बुझ पाती है। प्रत्येक युग को अपना कुआँ आप ही खोदना पड़ता है और ये चक्रवाल जो रचना है, उसकी भूमिका में लिखा गया है। हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग-अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। ठीक है? हरिवंश राय बच्चन जी ने 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की बात कही थी। रामवृक्ष बेनीपुरी क्या कहते हैं कि दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया है। नामवर सिंह जी कहते हैं कि दिनकर अपने युग के सचमुच सूर्य थे, है ना? समय सूर्य उनको कहा जाता है, लेकिन वो सचमुच के सूर्य थे, ये नामवर सिंह जी कहते हैं। इनकी कुछ और प्रमुख पंक्तियाँ देख लेते हैं। सत्य का जिसके हृदय में प्यार हो, एक पथ बलि के लिए तैयार हो, फूँक दे 100 चेतना संसार को, तोड़ दे मझधार जा पतवार को। श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। हटो व्योम के मेघ पंथ, ये स्वर्ग लूटने हम आते हैं।
ये सभी पंक्तियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं। रे लो रोक, युधिष्ठिर को ना यहाँ जाने दे इनको स्वर्ग धीर। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से। अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो। मैं भी प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूँ। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा खोल ना सकेंगे। ये एक-एक पंक्ति लिखी गई है, क्योंकि यहीं से ही पूछी जाती हैं, ठीक है? हट कर बैठा चाँद एक दिन माता से यह बोला, धुंधली हुई दिशाएँ छाने लगा कुहासा। हट कर बैठा चाँद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माई मेरे लिए एक झिंगोला, ठीक है? आगे देखते हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त को भी आज पढ़ लेते हैं, रह जाएगा तो कल कुछ पढ़ेंगे क्योंकि इसकी ये थोड़ी-सी लंबी क्लासेस होने वाली है और बहुत ज़्यादा लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको समझ में फिर नहीं आ पाएगा और इतना लंबे समय तक बोलना मेरे लिए भी थोड़ा-सा कठिन होता है। सियाराम शरण गुप्त के बारे में देखते हैं, इनका जन्म हुआ था 1895 ईस्वी, झांसी जिले के उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में चिरगाँव, चिरगाँव में आपने और भी पढ़ा होगा किसी को किसका हुआ था चिरगाँव में देखते हैं आगे, ठीक है? 1963 में आपका निधन हुआ था। पिता थे रामचरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे, ठीक है? मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं सियाराम शरण गुप्त, इनको अच्छे से याद रख लेना। इनके पिता इन्हें कनकने कह कर के बुलाते थे, ठीक है? जो रामचरण गुप्त जी थे, वो उनको क्या कहते थे? कनकने कह कर के बुलाते थे। ये आजीवन श्वास रोग से पीड़ित रहे, ये ध्यान रखना। जो सियाराम शरण गुप्त थे, वो पूरे जीवन भर श्वास रोग से पीड़ित थे, श्वास रोग था इनको, है ना? अस्थमा की शिकायत थी। पत्नी, संतान एवं कई आत्मीय जन के असामयिक निधन के कारण इनका जीवन करुणा एवं व्यथा में व्यतीत हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का भी हमने पीछे पढ़ा था, उनका भी जो बच्चे थे, उनके भी बच्चों का निधन हो गया था शायद, है ना? हमने पीछे पढ़ा था और इनका जो है सियाराम शरण गुप्त के भी पत्नी, संतान कोई नहीं बचा था, ठीक है? इनका जीवन पूरा करुणा और व्यथा में ही बीता। ये गांधीवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। काव्य संग्रहों की अगर बात करें, तो इनका तो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो आप साथ में नोट्स बना लीजिए, है ना? और नोट्स भी नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये आप घर पर मँगवा लीजिए, थोड़ा-सा पैसा खर्च करके। हो सकता है आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हों, लेकिन आपको ये इतने बेहतर नोट्स कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं काव्य संग्रह में मौर्य विजय 1914 ईस्वी, अनाथ 1921, आद्रा 1928, दूरबादल 29, विषाद 1929, आत्मोसर्ग 33, पाथे 34, मृण्मयी 36, बापू 1938, उन्मुक्त बापू नाम से दिनकर जी ने भी लिखा है, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, और बापू नाम से सियाराम शरण गुप्त ने भी लिखा है। उन्मुक्त 1941, दैनिकी 42, नकुल 46, नोआ खाली 46 और जय हिंद 47 ईस्वी। ये इनके कुछ काव्य संग्रह हैं। प्रथम कविता, एक बार के मेरे बोलने से तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अच्छे से आपको बार-बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको याद हो पाएगा, ठीक है? जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे ना, उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। प्रथम कविता इंदु पत्रिका में सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जबकि प्रथम काव्य संग्रह इनका 1914 ईस्वी में मौर्य विजय नाम से प्रकाशित हुआ था। मौर्य विजय वेदों पर आधारित आख्यानक है। इसमें मानव प्रेम का कारण कवि का निजी दुःख, सामाजिक दुःख के साथ एकाकार होता हुआ प्रस्तुत है। ठीक है, जो मौर्य विजय है, ये वेदों पर आधारित एक आख्यानक है और इसमें मानव प्रेम का कारण कवि का निजी दुःख, सामाजिक दुःख के साथ एकाकार होता हुआ प्रस्तुत है। इसमें चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का भी वर्णन किया गया है। आद्रा की अगर बात करें तो 13 कविताओं के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समस्याओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आद्रा में 13 कविताओं को रखा गया है। इसी रचना में पुत्री, इनकी पुत्री थी रमा, ठीक है, जैसे कि निराला जी की पुत्री थी सरोज और उन्होंने सरोज स्मृति लिखा था, वैसे ही सियाराम शरण की पुत्री की भी मृत्यु हो गई थी और आद्रा नामक उन्होंने ये शोक गीत लिखा था। उनकी प्रसिद्ध कविता एक फूल की चाह इसी संग्रह में संकलित की गई है। दूरवा दल में 35 कविताएँ संकलित हैं, याद रखना है। इसके अलावा जो विषाद रचना है, उसमें विदुर जीवन के अवसादों का सचित्र इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है? विदुर जीवन यानी कि विदुर आप समझते होंगे, इनकी पत्नी के असामयिक मतलब पहले ही मृत्यु हो गई थी, उसके कारण इन्होंने विषाद को लिखा है। उन्मुक्त में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कौन-सा कविता है, तो ये उन्मुक्त है, याद रखना। आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या की दर्दनाक घटना का वर्णन किया गया है। अमृत पुत्र नामक जो रचना है, ये अंतिम काव्य कृति है। इसमें 2 खंडों में यीशु की कथा है ना? यीशु तो आप जानते ही होंगे, है ना? जो क्रिश्चियन के ईसा ईसा मसीह जिनको बोलते हैं,
अगर गद्य रचनाओं की बात करें तो इनके जो कहानी संग्रह है उसमें मानुसी आता है। इसमें 1923 से लेकर 33 यानी कि 10 साल तक की जितनी भी कहानियाँ लिखी गई थी, 11 कहानियाँ इसमें संकलित हैं। निबंध संग्रह में झूठ सच एक हम उपन्यास पढ़ते हैं किसका, यशपाल जी का झूठा सच, ठीक है? झूठा सच। और कई बार होता है कि पेपर में एक साथ दे दिए जाते हैं कि इसमें मान लीजिए सियाराम शरण गुप्त गुप्त की कौन-सी रचना नहीं है या यशपाल जी की कौन-सी रचना नहीं है, झूठ सच, झूठा सच इस तरीके से। तो बच्चे वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए बता रही हूँ झूठ सच किसका है, सियाराम जी का है। भावात्मक, विचारात्मक एवं संस्मरणात्मक कुल इसमें 28 निबंध संकलित किए गए हैं। इसके अलावा निबंध नाटक है इनका, पुराण पर्व 32 में लिखा था, अनुवाद गीता संवाद 1946 ईस्वी, ये गीता का समश्लोकी है, ठीक है? गीता संवाद उपन्यास में इन्होंने गोद लिखा है 1932 ईस्वी, अंतिम आकांक्षा 1934 ईस्वी और नारी है 1937 ईस्वी। गोद और नारी जो उपन्यास हैं, उनमें नारी समस्याओं का चित्रण किया गया है। नारी की जो समस्याएँ होती हैं, उनको यहाँ पर उकेरा गया है। प्रमुख पंक्तियों की अगर बात करें, तो कुछ कुरुक्षेत्र के समर में साधा है। हम सबके थे प्यारे बापू, भारत के उजियारे बापू, जाता हूँ जाने दो मुझको, हूँ मैं सरित प्रभा। दीप तू जागृत रहा है रात्रि भर और मैं बेसुध पड़ा रहा। क्षुद्र सी हमारी नाव, चारों ओर है समुद्र वायु के झकोरे, उग्र रूप धरे हैं। ये इसमें कुछ इनकी पंक्तियाँ हैं जो आपको याद रख लेनी है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन को हम चलो पढ़ ही लेते हैं, अभी तो आधा घंटा हुआ है। बालकृष्ण शर्मा नवीन को देख लेते हैं। जन्म हुआ था इनका 8 दिसंबर 1897 ईस्वी में। ग्वालियर में जन्म हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश, और निधन हुआ था 29 अप्रैल 1960 ईस्वी को, ठीक है? इनका बचपन नाथद्वारा में बीता था और पिता इनके श्री जमुना दास वैष्णव भक्त थे। पिता कौन थे? श्री जमुना दास वैष्णव भक्त थे। 1920 ईस्वी में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर इन्होंने बीए फाइनल की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर राजनीति से जुड़ गए थे। 1955 ईस्वी में स्थापित राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अपनी साहित्यिक सामाजिक सेवाओं के कारण 1960 ईस्वी में इनको पद्म भूषण की उपाधि भी प्रदान की गई थी। अपनी रचनाओं में स्वयं को विस्पाई एवं अनिकेतन कहा है और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने इन्हें गांधी का मजनू कहा है। ठीक है? कन्हैयालाल प्रभाकर ने बालकृष्ण शर्मा नवीन को गांधी का मजनू कहा है। इन्हें प्रेम एवं मस्ती परक काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। सन 1935 में गांधी के सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर देने पर इन्होंने लिखा था, आज खड़क की धार कुंठिता है खाली तूनीर हुआ। तूनीर बोलते हैं तरकस को। ठीक है? पर्यायवाची याद रखना। काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछे गए हैं प्रकाशन वर्ष के साथ। तो कुमकुम 1936 में लिखा था, जबकि नगेंद्र के अनुसार इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1939 ईस्वी है। रश्मि रेखा इन्होंने लिखा है 1951 में, अपलक 1951, क्वासी 1952, विनोबा स्तवन 1955 में लिखा है, उर्मिला 1957 में लिखा है, हम विस्पाई जन्म की 1964 ईस्वी में लिखा गया है। इसके अलावा बात करें तो प्रसिद्ध कविताएं, सृजन की लकीरें 1931, विप्लव गायन 1933 ईस्वी। ये प्रसिद्ध कविताएं, सृजन की लकीरें 1931 और विप्लव गायन 1933। कुमकुम इनका प्रथम कविता संग्रह है। ठीक है? कुमकुम क्या है इनका? प्रथम कविता संग्रह है। आगे है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं? नवीन राष्ट्रीय वीर काव्य के प्रणेताओं में मुख्य रहे हैं। ठीक है? जो नवीन जी हैं वो राष्ट्रीय वीर काव्य के प्रणेताओं में मुख्य रहे हैं, धीरेन्द्र वर्मा का कहना है। इन्होंने 1921 से 1923 ईस्वी तक हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली प्रभा पत्रिका यानी कि जो कानपुर से निकलती थी, इसका संपादन किया। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक नवीन जी प्रताप पत्र के भी प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। उर्मिला 6 सर्गों में विभक्त एक खंड काव्य है। इस कृति का लेखन महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से किया गया है। ठीक है? उर्मिला 6 सर्गों में विभक्त है, ये ध्यान रखना। उर्मिला जो इन्होंने लिखा था, और इस कृति का लेखन किसकी प्रेरणा से हुआ? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से किया गया है। प्रमुख पंक्तियों में अगर बात करें, हैं बलि वेदी सखे, प्रज्वलित मांग रही ईंधन छन छन, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। ये ठीक है, ये क्रांतिकारी पंक्तियां हैं, आप देख सकते हो। भस्म सात हो जाने दो ये प्रबल उमंगे जीवन की, अरे सुलगने दो बलि वेदी चढ़ने दो,
बलि यौवन की, हम विस्पाई जन्म के, इससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आगे हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। पाप पुण्य सद-सद भावों की धूल उड़ उठे दाएँ-बाएँ, विप्लव गायन्स की पंक्तियाँ हैं। ओ भिखमंगे, अरे पराजित, ओ मसलूम, अरे चिरदोहित, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन। लपक चाटते झूठे पत्तल, जिस दिन देखा मैंने नर को उस दिन सोचा क्यों ना आग लगा दूँ आज इस दुनिया भर को। तो यहाँ पर ये इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। आगे हमारा जो आती हैं आगे, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना? इतना आप पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर